Good morning, everyone. My name is Pratibha. I am working as an assistant professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University in Law Department. Today, I am delivering the lecture on the ground of divorce in Hindu Marriage Act 1955. So, first, in the Hindu Marriage Act, there are some provisions given regarding to a divorce. Section 13, subclause 1 provide grounds on which divorce can be sought by either of the partner in the marriage. 13 सबक्लोज 1 में दिया गया है कि कोई भी पार्टनर या तो हस्बैंड या फिर वाइफ इन ग्राउंड के बेसिस पर डाइवोर्स फाइल कर सकता है। वो किसे मेंशन है? 13 सबक्लोज 1 में। बट सेक्शन 13 सबक्लोज 2 में प्रोवाइड किया है वो सारे ग्राउंड्स जिसके बेस पर ओनली वाइफ अप्रोच कर सकती है कोर्ट में। दोबारा बता देती हूँ, 13 सबक्लोज 1 में हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी पार्टनर डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकता है इन ग्राउंड्स पर। 13 सबक्लोज 2 में दिए गए हैं ग्राउंड्स जिनके बेसिस पर सिर्फ वीमेन क्या कर सकती है? अप्रोच कर सकती है कोर्ट में। किसके लिए? डाइवोर्स के लिए। उसके बाद आता है 13B, जो किसके लिए है? जो कि स्पेसिफिक म्यूचुअल कंसेंट के लिए है, जिसमें दो मोशन होते हैं। फर्स्ट मोशन क्या होता है? म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स रहेगा ये। जिसमें फर्स्ट मोशन होगा उसमें क्या होगा? दोनों के साइन होंगे, जिसमें सारा कुछ लिखा जाएगा कि आज के बाद मेरी प्रॉपर्टी पे इसका कोई हक नहीं रहेगा। सारे टर्म एंड कंडीशंस उसमें लिखे जाएंगे। उसके बाद क्या रहेगा? दोनों के साइन होंगे। फिर कोर्ट क्या करती है? 6 महीने का टाइम देती है सोचने समझने के लिए, एक बार विचार करने के लिए। उसके बाद दोबारा से सेकंड मोशन 6 मंथ बाद की डेट दी जाती है। फिर दोबारा से दोनों पार्टी को बुलाया जाता है। 6 मंथ के बाद में अगर उनका माइंड चेंज ना हो और उस टाइम भी वो दे वॉन्ट डाइवोर्स, तो उस टाइम उनका डिवोर्स फिक्स कर दिया जाता है। ये क्या रहेगा? ये म्यूचुअल कंसेंट के रहेगा, जो 13B में इंक्लूडेड है। सो हम फर्स्ट देखेंगे 13 सबक्लोज 1 के ग्राउंड जो कहाँ दिए गए हैं? 13 सबक्लोज 1 में दिए गए हैं, जहां पे दोनों पार्टी ही क्या कर सकती हैं? अप्लाई कर सकती हैं किसके लिए? डिवोर्स के लिए। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट इसमें रहेगा आपका फर्स्ट ग्राउंड रहेगा अडल्ट्री। क्या रहेगा? अडल्ट्री। अडल्ट्री का मीन्स है कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी का भी दूसरी पार्टी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी ने किया है या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, तो क्या कर सकते हैं? हस्बैंड क्या कर सकता है? अपनी वाइफ के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। किसके बेस पे? अडल्ट्री के बेस्ड पर। ठीक है। और अडल्ट्री क्या है? अडल्ट्री पहले पनिशेबल ऑफेंस था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया है? ये सिर्फ ग्राउंड किसका है? ये सिर्फ ग्राउंड डाइवोर्स का ही रह गया है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे अडल्ट्री का असेंशियल्स क्या है अडल्ट्री के। फर्स्ट हमें वो देखने हैं। फर्स्ट असेंशियल है वन ऑफ द स्पाउस मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ। वन ऑफ द स्पाउस इन्वॉल्व इन द इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन। या तो हस्बैंड है किसी और विमेन के साथ क्या है? इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप में है। ठीक है। अपोजिट सेक्स का, अपोजिट सेक्स मीन्स औरत ही रहेगी। ठीक है। और जो इंटरकोर्स किया है, इंटरकोर्स शुड बी वॉलेंट्री, वो अपनी मर्जी से किया है, अपनी कंसेंट से किया है। ठीक है। और जब हस्बैंड या वाइफ ने थर्ड पार्टी के साथ इंटरकोर्स किया है, उस टाइम उनकी मैरिज क्या है? उस टाइम उनकी मैरिज सबसिस्ट कर रही थी, उस टाइम उनकी मैरिज चल रही थी। एट द टाइम ऑफ द एक्ट द मैरिज वॉज सबसिस्टिंग। ठीक है। there must be sufficient circumstantial evidence to prove the liability of the another spouse। वहां पे कुछ एविडेंस ऐसे होने चाहिए जहां पर प्रूव हो सके कि पार्टनर ने अडल्ट्री किया है। अगर एविडेंस से प्रूव हो जाता है तो वहां पे क्या कर सकते हैं? वो डाइवोर्स होने के चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। ठीक है। फर्स्ट हम इसमें केस लेंगे स्वप्ना घोष वर्सेस सदानंद घोष। इसमें क्या था? इन दिस केस द वाइफ फाउंड हर हस्बैंड विद द अदर गर्ल। इस केस में वाइफ ने अपने हस्बैंड को किसी और गर्ल के साथ पाया, लाइंग ऑन द सेम बेड पर लेटा हुआ। एंड द नेबर ऑल्सो कंफर्म्ड दैट द हस्बैंड हैज कमिटेड एन ऑफेंस। और पड़ोसियों ने भी इस बात के लिए बोला कि हाँ, इन दोनों का क्या है? दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है और हस्बैंड ने इंटरकोर्स किया है और ये ऑफेंस कमिट
किया है। तो इस केस में क्या है, वाइफ गेट्स द डिवोर्स, उसको डिवोर्स मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट रहेगा आपका डिजर्शन है, जिसके बेस पे डिवोर्स ले सकते हैं। फिर क्रुएल्टी है, फिर आपका रहेगा लेप्रोसी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रुएल्टी। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ द क्रुएल्टी इंक्लूड मेंटल एज वेल एज फिजिकल क्रुएल्टी। क्रुएल्टी का मतलब होता है अत्याचार करना, किसी को परेशान करना, मारना, पीटना, प्रताड़ित करना। ये आपका कहाँ पे आएगा, 498 ए में। किस में आएगा, 498 ए में। ठीक है, तो इस जो कंसेप्ट है क्रुएलिटी का, इसमें इंक्लूड सिर्फ फिजिकल क्रुएल्टी ही नहीं होता, मारना पीटना ही क्रुएल्टी में नहीं आएगा, इसमें मेंटल टॉर्चर भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल क्रुएल्टी। द फिजिकल क्रुएल्टी मीन्स व्हेन वन स्पाउस बीट्स और कॉज एनी bodily इंजरी टू अदर स्पाउस। फिजिकल क्रुएल्टी का मतलब है जब एक स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ दूसरे को मारता पीटता है, bodily इंजरी, बॉडी पर इंजरी देता है। ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट में क्या कर दिया गया है, क्रुएल्टी में मेंटल क्रुएल्टी का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, तो इसमें अगर क्या है, आपको हस्बैंड से मेंटली टॉर्चर मिल रहा है, इवन देन यू कैन फाइल अ डाइवोर्स। ठीक है, ये क्या है, क्या मेंटल हेल्थ आपकी जो मेंटल टॉर्चर है, मेंटल क्रुएल्टी है, क्या ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करती? बिल्कुल इफेक्ट करती है, तभी इसको भी क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हस्बैंड टर्मिनेट करा रहा है वाइफ की प्रेगनेंसी को विदाउट एनी कॉज, तो ये भी क्या क्रुएल्टी में इंक्लूड होगा। ठीक है, वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है तो ये भी क्रुएल्टी में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, वाइफ इमोरल लाइफ जी रही है तो ये भी क्रुएल्टी में इंक्लूड हो रहा है। हस्बैंड क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट डिमांड कर रहा है मनी के लिए, तो ये भी क्रुएल्टी में इंक्लूड होगा। एग्रेसिव बिहेवियर, अनकंट्रोलेबल बिहेवियर, वो भी क्रुएल्टी में इंक्लूड होता है। इल ट्रीटमेंट टू द वाइफ, ठीक है, वो भी क्रुएल्टी में इंक्लूड होगा। ठीक है, एक केस है इसमें, बलराम प्रजापति वर्सेस सुशीला बाई। इस केस में क्या था, पेटिशनर था जो उसने फाइल किया डिवोर्स, डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द वाइफ, वाइफ के खिलाफ पिटीशन फाइल की। ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पे, मेंटल क्रुएल्टी के बिहाफ पर। ही प्रूव दैट, उसने प्रूव किया, हिज वाइफ डैड बिहेवियर विद हिम एंड पेरेंट्स वाज एग्रेसिव एंड अनकंट्रोलेबल। I already told you, aggressive nature, untolerable nature also included in the mental cruelty। ठीक है, उसने प्रूव किया कि जो वाइफ का बिहेवियर है उसके साथ और उसके पेरेंट्स के साथ, वो टू मच एग्रेसिव है और अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, और उसने, उसकी वाइफ ने पहले भी बहुत बार क्या की है, फॉल्स कंप्लेंट फाइल कर रखी है हस्बैंड के खिलाफ। हस्बैंड, कोर्ट ने क्या किया, द कोर्ट एक्सेप्ट द पिटीशन, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया पिटीशन को, और क्या किया, फिर ग्रांट कर दिया डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा इसमें डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब होता है अबेंडमेंट, अबेंड कर देना किसी को, परमानेंट अबेंडमेंट कर देना। मान लो आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, आपको अबेंड कर देते हैं, या फिर घर में रहते हुए भी आपसे बात नहीं करते, कोई फिजिकली आपका रिलेशनशिप नहीं है, कोई आपका मेंटली रिलेशनशिप नहीं है, आपसे बात करनी बिल्कुल बंद कर दी है, तो ये क्या रहेगा, ये डिजर्शन में इंक्लूड होगा और इसके बेस पे आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। डिजर्शन मींस परमानेंट अबेंडमेंट ऑफ वन स्पाउस बाय अदर स्पाउस। इसका मतलब क्या है, परमानेंट अबेंडमेंट कर देना, छोड़ देना, किसका, एक स्पाउस का। ठीक है, दूसरे को, क्या किसी रीजन से छोड़ा है, नो, विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसके पास, कोई रीजन, कोई कॉज नहीं है, सामने वाले की कंसेंट भी नहीं थी, लेकिन विदाउट एनी की रीजन, विदाउट एनी कॉज उसको क्या कर दिया गया है, अमेंड कर दिया गया है। ठीक है, विदाउट एनी कॉज उसने क्या किया, बिना किसी रीजन के क्या किया, अपने ऑब्लिगेशन से
अपनी ऑब्लिगेशन मतलब जो भी उसकी मैरिज का ऑब्लिगेशन थे उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, अपनी वाइफ को बिना किसी रीजन के उसने क्या कर दिया है, अबेंड कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, इसके एसेंशियल्स क्या रहेंगे, एसेंशियल्स रहेंगे परमानेंट अबेंडमेंट ऑफ अदर स्पाउस, कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को परमानेंट ही छोड़ दिया है, अबेंडमेंट कर दी है। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज, अगर उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है, अबेंड कर दिया है, तो ऑब्वियसली उसने क्या कर दिया है, रिजेक्शन कर दिया है, वो अपने मैरिज की जो भी उसके ऑब्लिगेशन उसको फुलफिल नहीं कर रहा। थर्ड इसका पॉइंट रहेगा विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, कोई कॉज नहीं था, कोई कारण नहीं था, बिना किसी कॉज बिना किसी रीजन के उसने क्या कर दिया है, अपनी वाइफ को छोड़ दिया है। नो कंसेंट ऑफ अदर स्पाउस, उसने अपनी वाइफ की कंसेंट नहीं ली और वाइफ की विदाउट कंसेंट उसने उसको अबेंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसमें केस है बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती, इसमें केस है बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती केस। इसमें क्या था, इन दिस केस रिस्पोंडेंट लीव द हाउस विद द इंटेंशन टू अबेंड हिज वाइफ। ठीक है, रिस्पोंडेंट ने क्या कर दिया, अपना घर छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, इंटेंशन थी उसकी ताकि वो अपनी वाइफ को छोड़ सके। बाद में क्या किया, वाइफ ने अप्रोच किया कोर्ट में, लेकिन डिफेंडेंट ने प्रूव किया कि उसने घर तो छोड़ दिया है डिजर्शन के, इवन थो ही लेफ्ट द हाउस विद द इंटेंशन टू डिजर्ट, but he tried to come back and he was prevented from doing so by the petitioner. The defendant can't be held liable for the desertion. इसका मतलब ये है कि इस केस में क्या हुआ था, जो रिस्पोंडेंट था उसने क्या कर दिया था, घर अपना छोड़ दिया था, उसकी उसका उसका मेन इंटेंशन क्या थी, वो अपनी वाइफ को अपेंड करना चाहता था, अपनी वाइफ को छोड़ना चाहता था, तो घर छोड़ के वो खुद ही चला गया। तो बाद में क्या किया, वाइफ ने अप्रोच किया कोर्ट में, लेकिन डिफेंडेंट ने बोला कि हाँ मेरी इंटेंशन तो थी जब मैंने घर छोड़ा अपनी वाइफ को डिजर्ट करने की, छोड़ने की, लेकिन मैंने बाद में वापस घर में आने का प्रयास भी किया, ट्राई भी किया, लेकिन मुझे मेरी वाइफ ने घर में आने से रोक दिया गया। तो इस केस में जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं है डिजर्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है कि अगर कोई भी एक स्पाउस कन्वर्ट कर लेता है अपना रिलीजन दूसरे रिलीजन में विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर स्पाउस, है ना, मान लो हस्बैंड ने अपनी वाइफ की कंसेंट के बिना, हिंदू था और वो मुस्लिम धर्म में क्या हुआ, चेंज कर लिया है उसने अपना धर्म मुस्लिम धर्म में, और अपनी वाइफ के कंसेंट के बिना, तो वाइफ के पास पूरा राइट है कि वो शी कैन अप्रोच द कोर्ट, वो कोर्ट में अप्रोच कर सकती है एंड सीक द रेमेडी ऑफ द डिवोर्स, वो डाइवोर्स के लिए रेमेडी ले सकती है, डिवोर्स फाइल कर सकती है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, a Hindu has a wife b and two children, एक हिंदू हस्बैंड है, उसने क्या किया, उसकी एक वाइफ है और दो बच्चे हैं। वन डे ए वेंट टू अ चर्च एंड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, उसने क्या किया, वो एक दिन चर्च में गया और क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित हो गया। ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ बी, अपनी वाइफ की कंसेंट के बिना। इस केस में बी के पास पूरा राइट है, वो अप्रोच कर सकती है किसमें, कोर्ट में, किसके लिए, एंड सीक फॉर द डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन के ग्राउंड पे क्या कर सकती है, डिवोर्स फाइल करके, डिवोर्स कन्वर्जन के ग्राउंड पे डिवोर्स फाइल कर सकती है और डिवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट केस है सुरेश बाबू वर्सेस लीला। इस केस में क्या हुआ था, इन दिस केस द हस्बैंड कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू मुस्लिम, हस्बैंड ने कन्वर्ट कर लिया था अपने आप को किसमें, मुस्लिम धर्म में। और मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक हस्बैंड है उसका किसी और औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ही जस्ट वांट टू मैरी विद दैट गर्ल, दैट लेडी, तो उसने क्या किया, उसने दूसरी औरत से शादी करने के लिए अपने धर्म को मुस्लिम धर्म, अपने आप को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सुनना ध्यान से, इन दिस केस द हस्बैंड कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू मुस्लिम, अगर हस्बैंड हिंदू था तो उसने अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लिया, मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया, एंड मैरीज अनदर वुमेन, और दूसरी वुमेन से शादी कर ली। तो इस केस में हियर द वाइफ लीला, जो पहली वाइफ थी वाइफ लीला, filed a case, उसने फाइल किया केस एंड डिमांडेड द डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वर्जन विदाउट हर कंसेंट एंड क्रुएलिटी। इसका मतलब ये है कि उसने क्या किया, उसने फाइल किया केस किस चीज का, डिवोर्स का, किसके ग्राउंड पे, कन्वर्जन के ग्राउंड पे। ठीक है,
नेक्स्ट है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर कोई भी एक पार्टी है जो अनसाउंड माइंड है जिसका, तो उस केस में भी डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। ठीक है, इंसैनिटी मींस व्हेन द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो उसके लिए दो रिक्वायरमेंट है। द रिस्पोंडेंट हैज बीन इनक्यूरेबल ऑफ अनसाउंड माइंड, कि जो रिस्पोंडेंट है वो कभी भी क्यूरेबल हो ही नहीं सकता। या सेकंड है रिस्पोंडेंट हैज बीन सफरिंग कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर। जो रिस्पोंडेंट है वो कंटिन्यू मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। ठीक है, और इस केस में पेटिशनर कांट बी रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रिस्पोंडेंट। ऐसा केस है जिसमें पेटिशनर रिस्पोंडेंट के साथ रह ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, अभी तक हमने कवर क्या क्या किया, अडल्ट्री, क्रुएलिटी, कन्वर्जन। नेक्स्ट है बेटा आपका लेप्रोसी। लेप्रोसी इज ए इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द स्किन। ये क्या है, स्किन पर एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से ये होती है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की वजह से होती है ये। ठीक है, दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये जो डिजीज है ये क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो ये क्या है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, तो दूसरे इंसान को भी इजिली लग सकती है। तो ये भी क्या है, ये वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स का। ठीक है, एक केस था इसमें, स्वराज्य लक्ष्मी वर्सेस पद्मा राव। ठीक है, इस केस में क्या था, द हस्बैंड फाइल्ड द डिवोर्स फॉर ग्रांटिंग, द हस्बैंड फाइल द केस। इसमें क्या था, हस्बैंड ने फाइल किया केस किसके लिए, फॉर ग्रांटिंग द डिवोर्स, डिवोर्स को ग्रांट करने के लिए, ऑन द ग्राउंड ऑफ लेप्रोसी। ही क्लेम्ड दैट his wife is suffering from the incurable leprosy with the experts report। उसने क्लेम किया कि उसकी वाइफ जो है सफर कर रही है इनक्यूरेबल लेप्रोसी से, जो कि कभी क्यूरेबल हो ही नहीं सकती, और उसने साथ में एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी लगाई। तो इस केस में क्या हो गया, वो सक्सीड हो गया, जीत गया, और उसको डिवोर्स भी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वेंड्रिबल डिजीज। वेंड्रल डिजीज, वेंड्रल डिजीज का मतलब रहेगा बेटा ऐसी डिजीज जो कि कम्युनिकेबल इन नेचर है, जो कि कभी ठीक ही नहीं हो सकती, जो कि इनक्यूरेबल डिजीज है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल HIV, एड्स, डेट, वो ऐसी डिजीज जो कि क्या है, ट्रांसमिटेड डिजीज है। इफ द डिजीज इज इन कम्युनिकेबल फॉर्म, एक ऐसी डिजीज जो कि कम्युनिकेबल फॉर्म में है, एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड, जो कि ट्रांसमिट हो सकती है दूसरे स्पाउस को, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड ग्राउंड फॉर द डिवोर्स। इसको हम मान लेंगे क्या, वैलिड ग्राउंड किसका, डिवोर्स का। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए एंड बी मैरिड ऑन 9 सितंबर 2011। ए और बी ने शादी की 9 सितंबर 2011 को। लेटर ए सफर्ड फ्रॉम अ वेंट्रल डिजीज। ए सफर कर रहा है किससे, वेंट्रल डिजीज से, और वो जो वेंट्रल डिजीज क्या है, इनक्यूरेबल है, जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती। और देयर इज ऑल्सो अ चांस, यहाँ पे पूरा चांस है, बी कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड बाय दैट डिजीज, की बी क्या हो जाएगा, बी को भी इन्फेक्शन लग जाएगा अगर वो ए के साथ रहेगा तो बी कैन अप्रोच द कोर्ट। बी क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है कोर्ट में, किसके लिए, फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज। ओके, नेक्स्ट आपका है रेनुसिएशन। रेनुसिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा कोई भी हस्बैंड या वाइफ जो क्या कर देता है, रिनाउंस कर देता है। रेनुसिएशन मतलब रिनाउंस कर देता है किसको, वर्ल्ड को, और किसके रास्ते पे चलने लग जाता है, भगवान के रास्ते पे चलने लग जाता है, कि जो कि साधु संत बन जाता है। इट मीन्स व्हेन वन ऑफ द स्पाउस डिसाइडेड टू रिनाउंस द वर्ल्ड, जो क्या करता है, उस एक स्पाउस डिसाइड कर लेता है किसके लिए, रिनाउंस द वर्ल्ड, वर्ल्ड को रिनाउंस करने के लिए, छोड़ने के लिए, एंड वॉक ऑन द पाथ ऑफ गॉड, भगवान के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। अगर दूसरा जो पार्टनर है, मेरा पार्टनर, अगर वो साधु संत बन गए तो मैं शादी करके क्या करूंगी, उस केस में देन द अदर स्पाउस कैन अप्रोच द कोर्ट। दूसरा स्पाउस क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है कोर्ट में, एंड डिमांड कर सकता है किसके लिए, डिवोर्स के लिए। ठीक है, ए, इसका इलिस्ट्रेशन लेते हैं, ए एंड बी गॉट मैरिड, ए एंड बी ने शादी कर ली, एंड लिव्स अ हैप्पी वाइफ, एक अच्छी खुशी की लाइफ जी रहे हैं। बट वन अ डे, एक दिन क्या हुआ, ए डिसाइडेड टू रिनाउंस द वर्ल्ड। ए ने डिसाइड कर लिया कि वो क्या कर लेगा, मतलब ए ने क्या कर दिया,
रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को, साधु संत बन गया, तो उस केस में बी हैज अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट। बी के पास पूरा राइट है, वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, किसके लिए? रेमेडी ऑफ द डिवोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ग्राउंड प्रिजम्पशन ऑफ द डेथ। अगर कोई भी एक पार्टनर है हस्बैंड या वाइफ में से 7 साल तक उसका पता ही नहीं है वो कहाँ पे है, आता पता नहीं है, ठीक है, गुम हो गया है, तो उस केस में हम 7 साल बाद मान लेंगे, प्रिज्यूम कर लेंगे कि मर चुका है और दोबारा से उसका पार्टनर शादी कर सकता है। ठीक है। इन दिस केस द पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू हैव डाइड। इस केस में हम प्रिज्यूम करेंगे कि जो पार्टनर है वो मर चुका है। ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ द फैमिली और द फ्रेंड्स ऑफ दैट पर्सन डज नॉट हियर एनी न्यूज अबाउट द पर्सन अलाइव और डेड फॉर 7 years, किसी भी इंसान को, फैमिली के इंसान को, फ्रेंड्स को, किसी को भी उसके बारे में कोई खबर नहीं है 7 साल तक, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ वैलिड ग्राउंड फॉर द डिवोर्स। हम इसको क्या मानेंगे? वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स का। बट बर्डन ऑफ प्रूफ इज, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? उस पर्सन के ऊपर रहेगा हु डिमांड फॉर द डिवोर्स। मान लो मैं हूं, मेरा हस्बैंड 7 साल तक कुछ आता पता नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास रहेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? मेरे ऊपर रहेगा। आई हैव टू प्रूव दैट कि वो इंसान 7 साल तक उसका कुछ खबर ही नहीं है। ठीक है। ये सारे जो इलिस्ट्रेशन थे, ये सारे ग्राउंड्स थे, ये इलिस्ट्रेशन थे, किसके थे? ये आपके थे डाइवोर्स के। ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स विद द म्यूचुअल कंसेंट, मैं आपको बता चुकी हूँ, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स होता है, दोनों पार्टी क्या करती है? पिटिशन फाइल करती है। ठीक है। एज पर सेक्शन 13B के अकॉर्डिंग द पर्सन कैन फाइल द पिटिशन फॉर द डिवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज अपनी सहमति से क्या कर सकती है? पिटिशन फाइल कर सकती हैं। ठीक है। इफ द पार्टीज वांट टू डिसॉल्व देयर मैरिज, अगर दोनों पार्टी क्या एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती और वो पिटिशन को फाइल करना चाहती हैं, कैसे? म्यूचुअल कंसेंट से, तो उनको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। मान लो आज शादी हुई तो उसके 1 साल, आज शादी हुई तो आज से 1 साल तक, लेट्स टेक एग्जांपल, अभी दिसंबर 2023 चल रहा है, तो उनको दिसंबर 2024 तक वेट करना पड़ेगा। 1 साल जब शादी का हो जाएगा तब वो पिटिशन फाइल करेंगे 13B के अंडर म्यूचुअल कंसेंट से। ठीक है। और दे हैव टू शो डेट, उनको शो करना पड़ेगा दे आर लिविंग सेपरेटली, कि वो अलग रह रहे हैं। कब से? फॉर 1 year और मोर, 1 साल से अलग रह रहे हैं, और वो एबल नहीं है एक दूसरे के साथ रहने से, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ठीक है। उसके बाद इसके कुछ असेंशियल्स हैं। पेटिशन मस्ट बी फाइल्ड जॉइंटली बाय हस्बैंड एंड वाइफ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दोनों को पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी जॉइंटली। ठीक है। दे मस्ट बी लिविंग सेपरेटली फॉर अ ईयर और मोर, उनको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा और 1 साल तक वो अलग रह रहे हों। आज पिटिशन फाइल की है तो उससे पहले 1 साल उनका अलग रहना जरूरी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, दे हैव म्यूचुअली एग्रीड टू ब्रिंग देयर मैरिड लाइफ टू एंड। उन्होंने म्यूचुअली उन्हें एग्री किया है कि वो अपनी मैरिड लाइफ को एंड करना चाहते हैं। फोर्थ है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू रिज्यूम मैरिड लाइफ। वहां पे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो अपनी मैरिड लाइफ को रिज्यूम कर सकते हैं, चला सकते हैं। सो दीज आर ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स। आई हैव टू एंड दिस लेक्चर हियर। थैंक यू सो मच।